भाग 81। मिस्टर मित्तल इज बैक। भाभी भाभी आप ठीक तो है ना? आंखें खोलिए भाभी। निशा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। आरव निशा के माथे को चेक करता है तो पाता है कि उसका बुखार फिर से अपने चरम पर है। वो जल्दी से नीचे जाकर पानी गर्म करता है और एक कपड़ा लेकर ऊपर आता है। वो निशा की पट्टियां करने लगता है। पार्टी में जैसे ही सुहानी जी को निशा की तबीयत का पता लगा, उन्होंने सभी को बता दिया और सभी फिर अलका जी और गोविंद जी से इजाजत लेकर निकल गए। पार्टी में ओबेरॉय फैमिली भी मौजूद थी। रायमा और पार्थ एक तरफ बैठे थे। जैसे ही दोनों की नजर दिव्या पर पड़ी तो दोनों उसे वहां देख हैरान थी। रायमा ने कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो बेंगलोर में थी। पार्थ ने कहा, जरूर कुछ लोचा है रिम्स। दिव्या उन दोनों के बीच गलतफहमी ही पैदा करना चाहती है। रायमा ने सिर हिला दिया। रायमा ने कहा, वहाँ निशा की भी तबीयत खराब है, इसीलिए मित्तल फैमिली जल्दी चली गई। पार्थ ये सुनकर निशा के लिए परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये दिव्या तो चलो गलतफहमी पैदा करना चाहती है, लेकिन अभी क्यों मौका दे रहा है? वो क्यों निशा का फोन नहीं उठा रहा था? रायमा ने दिव्या को देखते हुए अपनी ड्रिंक पीते हुए कहा, पक्का ये दिव्या जरूर इस बार कोई बड़ा गेम खेलने वाली है। पार्थ ने दिव्या और एक लड़के को देखते हुए कहा, ये दोनों भाई बहन गेम खेलने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। रायमा उसकी बात सुन उस लड़के की तरफ देखने लगी। वो लड़का था तो हैंडसम। पार्टी में लड़कियां उसी को ही ताड़ने आई थी। व्हाइट शर्ट के साथ उसने ब्लैक पैंट पहनी थी और शर्ट के ऊपर 3 बटन खुले थे। वो उसे देखते हुए बोली, तुम गौरव की बात कर रहे हो? पार्थ ने नफरत से कहा, और किसकी करूंगा? एक नंबर का कमीना, बिगड़ैल और भी न जाने क्या क्या है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी और ये दोस्त कैसे है। रायमा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, उनकी दोस्ती का कारण वही है पार्थ, जो तुम्हारी और अभी की दुश्मनी का कारण है। पार्थ ने सिर हिला दिया। उसने कहा, न जाने इसने मेरे खिलाफ अभी के मन में कितनी बातें कही है, जिसके कारण उसकी नफरत मेरे लिए काफी बढ़ चुकी है। रायमा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पार्थ ने सिर हिला दिया। तभी वहां गौरव आ गया। गौरव कमीनेपन से मुस्कुराकर बोला, और कैसे हो दोनों? फाइनली रिम्स, तुझे तेरा प्यार मिल ही गया। रायमा ने बिना किसी भाव के कहा, गौरव, रिम्स मुझे सिर्फ पार्थ ही बुला सकता है। उसने हंसकर पार्थ की तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्यों भाई, इससे कॉपीराइट लगाया हुआ है क्या? खैर कुछ भी हो, मैं तो रिम्स ही बुलाऊंगा। तभी वहां दिव्या भी आ जाती है। दिव्या सीधा पार्थ के गले लग गई, लेकिन पार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ उसकी पीठ थपथपा दी। लेकिन रायमा को बहुत गुस्सा आया। फिर वो बिल्कुल पार्थ से चिपक कर खड़ी हो गई और उसकी बाह को पकड़कर बोली, हाय पार्थ, कैसे हो? पार्थ ने उससे दूर होकर रायमा की तरफ खिसक कर कहा, दिव्या, नाउ आई एम मैरिड। दिव्या उससे दूर हो गई और फिर गौरव के साथ खड़ी होकर बोली, हाँ, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर पार्थ सिंह ओबेरॉय एंड अभिमन्यु मित्तल, दोनों ने ही शादी कर ली और दोनों पर ही नजर रायमा की थी। वैसे मानना पड़ेगा रायमा, गेम अच्छी खेली है तुमने, दोनों से ही मजे ले लिए, और हमें देखो, हम तो एक से भी ना ले सके। रायमा और पार्थ दोनों को ही उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन दोनों ने दिखाया नहीं। रायमा ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी के साथ शादी करने का फैसला मेरी फैमिली का था और पार्थ तो पहले ही दिन से मेरी पसंद था, और वैसे भी लड़कों के साथ मजे लेने के गेम्स में तुम सिकंदर हो, हम नहीं। खैर, आजकल कौन सी गेम खेल रही हो? उसकी आखिरी बात सुन दिव्या के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी और उसकी घबराहट तीनों ने भांप ली। गौरव समझ गया कि दिव्या ने कुछ किया है, तो उसने उसको कवर करने की कोशिश में बात बदलते हुए कहा, वैसे अभी और उसकी वाइफ नहीं आई और उसकी वाइफ की फोटो भी नहीं दिखी। इस पर पार्थ और रायमा के बोलने से पहले दिव्या बोल पड़ी, अभी राइट नाउ बेंगलोर में है। इतना बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, क्योंकि अभिमन्यु बेंगलोर में है ये तो सिर्फ मित्तल फैमिली और पार्थ और रायमा को पता था। रायमा और पार्थ उसे शक की निगाहों से देखने लगे और गौरव ने अपना सिर पकड़ लिया। रायमा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? दिव्या ने अब अपनी आंखें चुराते हुए कहा, वो आंटी, सुहानी आंटी से पता चला। तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर गौरव ने कहा, एंड हिज वाइफ? इस पर दिव्या ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, वो सदमे में है। और इतना कहकर वो मन ही मन मुस्कुरा दी। किसी को भी उसकी कही बात नहीं सुनाई दी। रायमा ने गौरव से कहा, निशा की तबीयत ठीक नहीं थी। गौरव ने सिर हिला दिया और फिर कहा, लेकिन उसके चेहरे को सबके सामने मीडिया में रिवील क्यों नहीं किया? पार्थ ने इस पर कहा, वो अभी मीडिया के सामने उसकी वाइफ के तौर पर नहीं आना चाहती। वैसे तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो अभी की पर्सनल लाइफ में? उसकी बात सुन गौरव मुस्कुरा कर बोला, दोस्त हो उसका पार्थ, निशा मेरी भाभी लगती है, देवर हूँ उनका, वैसे भी तुम्हारी तरह थोड़ी दुश्मन हूँ। उसकी इस बात को सुन पार्थ कुछ नहीं बोला। उसकी बात रायमा और पार्थ दोनों को बहुत बुरी लगी। दिव्या तो बस मुस्कुरा दी। दोनों फिर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रायमा ने कहा, दोनों भाई बहन ने कमीनेपन में पीएचडी कर रखी है। पार्थ ने कहा, ये तो है, और अब हम श्योर है कि दिव्या कुछ बहुत बड़ा करने वाली है, जिसके लिए हमें अभी और निशा दोनों को ही अलर्ट करना होगा।
रायमा ने सिर हिला दिया। सभी घर पर पहुंच चुके थे। सभी निशा की हालत देख घबराए हुए थे। डॉक्टर चेक करके इंजेक्शन देकर चले गए। गायत्री जी और अभिराज जी को सुहानी जी ने दवाई देकर सुला दिया था। आरुषि भी अपने कमरे में चली गई। अनीश जी ने आरव से पूछा, अचानक इतना बुखार कैसे बढ़ गया? हम सब गए तब तो बुखार उतर गया था। इस पर आरव ने उन्हें और सुहानी जी को सब बता दिया। सब सुनकर सुहानी जी और अनीश जी ने अपना सिर पकड़ लिया। सुहानी जी ने फिर अनीश जी को वो सब बताया जो अनिल ने निशा के साथ पहले दिन किया था। सब सुनकर अनीश जी ने गुस्से से कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले ही उसकी अक्ल ठिकाने लगा देते हम। कम से कम यहाँ तक तो बात नहीं पहुँचती। जानती भी हो अगर अभी को ये सब पता चला तो क्या करेगा? तभी आरव बोला, वो भाई का कॉल आया था और उन्हें मैंने सब बता दिया। वो भी आ रहे हैं मुंबई वापस। उसकी बात सुन दोनों परेशान हो गए। अनीश जी बोले, अब अभी के कहर से कोई भी नहीं बचने वाला। अब अनिल को वही देखेगा। दोनों ने सिर हिला दिया। सुहानी जी फिर निशा का टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन अभी भी काफी तप रही थी वो, तो वो फिर से पट्टियां करने लगती है और अनीश जी और आरव से बोली, आप दोनों जाइए और रेस्ट कीजिए, मैं हूँ उसके साथ। आप लोग भी थक गए होंगे। अनीश जी ने टाइम देखते हुए बोला, नहीं अभी आता ही होगा। वो आते ही अनिल पर हमला कर देगा, उसे संभालना होगा। आरव तुम जाओ। इतना सुनते ही आरव वहाँ से चला गया। रात के 2 बज चुके थे। निशा का बुखार अब पहले से कम था, तो सुहानी जी अब अनीश जी के पास जाकर बैठ गई। तभी घर के पोर्च में गाड़ी रुकी। दोनों समझ गए कि अभिमन्यु आ गया है। अभिमन्यु जल्दी से सीधा घर के अंदर जाते ही ऊपर अपने कमरे में गया। अनीश जी और सुहानी जी को एक नजर देखकर वो निशा की तरफ बढ़ गया। उसने अपना बैग और हाथ में थामा कोट साइड पर रखा और निशा के सिरहाने बैठकर उसका माथा छुआ। टेम्परेचर बेटर देख उसने अब राहत भरी सांस ली, वरना बेंगलोर से लेकर अब तक उसकी सांसें अटकी हुई थी। उसने फिर उसका माथा चूमा। तभी निशा को हल्का हल्का होश आने लगा। अभिमन्यु उसका सिर सहलाने लगा। निशा को सब अब धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास अभिमन्यु का एहसास था। उसने बहुत ही हल्की और कमजोर आवाज में कहा, मिस्टर मित्तल। अभिमन्यु ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मिसेस मित्तल, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। निशा के होठों पर अब बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसके हाथ को थाम लिया जो उसने उसके गाल पर रखा था और फिर अपनी आंखें बंद कर गहरी नींद में चली गई। अभिमन्यु ने अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ाया और उसे कंबल से कवर कर दिया। वहीं सुहानी जी और अनीश जी तो अभिमन्यु का ये रूप देखकर हैरान थे। उन्होंने शायद कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ये रूप भी देखेंगे। क्या अभिमन्यु को सब सच सच बता देगी निशा? सच जानने के बाद अनिल का क्या हाल करेगा अभिमन्यु? क्या चाल चलने की कोशिश कर रही है दिव्या? क्या रायमा और पार्थ का शक सही है? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 82। सुकून। ये क्या हो गया अचानक अभी को? ये तो पूरी तरह बदल गया। अभी के दिल में निशा की फिक्र देखकर अनीश जी ने सुहानी जी के कान में बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मुझे तो लगा था कि इसके इस रूप के लिए मुझे अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये चमत्कार तो अभी ही हो गया। सुहानी जी ने मुस्कुराकर धीमी आवाज में कहा, प्यार का असर है अनीश जी। उस पर वो भी मुस्कुरा दिए। अब अभिमन्यु उनकी तरफ मुड़ा। जहां अब तक निशा के सामने उसके चेहरे पर नरमी थी, अब उसी चेहरे पर सख्ती थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, आप लोग बाहर जाइए, मैं हूँ अपनी वाइफ के साथ। दोनों जाने लगे, लेकिन तभी अनीश जी रुके और बोले, अभी वो अनिल। अभी अनीश जी ने अपने लफ्ज पूरी तरह से कहे भी नहीं थे कि अभिमन्यु ने उन्हें टोक कर कहा, जब तक मिसेस मित्तल मुझे खुद सब कुछ नहीं बता देती तब तक वो बचे हुए हैं। उसकी बात सुन दोनों वहां से चले गए। अभिमन्यु ने दरवाजा बंद किया और फिर बाथरूम में चला गया। वो कुछ ही देर में नहाकर बिना शर्ट पहने सिर्फ लोअर्स में बाहर आया। वो निशा के पास लेट गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो फिर उसका सिर थपथपाने लगा। वो उसके चेहरे को एक टक देखने लगा जो कि मुरझाया हुआ था। गालों पर आंसुओं के निशान थे। अभिमन्यु ने फिर से सिर थपथपाना छोड़कर उसके गाल को छूते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम इतनी दर्द में रहोगी, वरना कभी मैं जाता ही नहीं। बट नाउ आई प्रॉमिस, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, क्योंकि जान चुका हूं कि मेरे बिना तुम दर्द में रहोगी। अब चाहे नाराज हो या कुछ भी हो, सब कुछ पास रहकर ही जताऊंगा। फिर उसने झुककर उसका माथा चूम लिया। नींद में ही प्यार भरे एहसास को पाकर निशा के चेहरे पर हल्के सुकून के भाव थे। अभिमन्यु ये देख मुस्कुरा दिया। उसने उसे बाहों में कस लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सिर्फ निशा ही इस वक्त सुकून में नहीं थी, बल्कि अभिमन्यु खुद भी निशा के पास होकर सुकून में था। इतने दिनों से उसे तन्हाई जो खा रही थी, अब जाकर उस तन्हा दिल को ठंडक मिली थी। अगली सुबह भी कुछ वही हुआ। अनिल ने निशा को अपने नीचे लिटाया हुआ था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। निशा उसे छूटने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पा रही थी क्योंकि उसने उसे बांधा हुआ था। तभी अनिल जैसे ही उसकी गर्दन पर होठ रखने वाला था, निशा चिल्ला उठी। ये एक सपना था। निशा पसीने से तरबतर हो गई थी।
कमरे की लाइट्स ऑफ थी और पर्दे भी बंद थे। निशा बेड पर अकेली थी। उसने चारों ओर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। ये देख उसने गहरी सांस ली। उसने टाइम देखा और फिर साइड से पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया। तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ। उसने अपने बेड की दाईं ओर देखा तो वो खाली थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मिस्टर मित्तल मेरे साथ थे। उसने अपनी आंखें बंद की। तभी उसके दिमाग में वो सीन आने लगा जब रात में निशा को हल्का हल्का होश आ गया था और अभिमन्यु ने उसे अपने होने का दिलासा दिया था। वो सब याद करके निशा ने अपनी आंखें झट से खोली और खुद से कहा, क्या वो भी एक सपना था। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। निशा का चेहरा झुका हुआ था। उसने चेहरा उठाकर जब सामने देखा तो पाया कि अभिमन्यु नाश्ते की प्लेट लेकर सामने खड़ा था। उसे वहां देख निशा की आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु भी उसे यूं देखकर हल्के से मुस्कुरा उठा। उसने अपने पैर से दरवाजा बंद किया और फिर आगे बढ़कर प्लेट साइड में रख दी। वो बेड पर जैसे ही निशा के सामने बैठा, निशा उठकर उसके गले लगकर रोने लगी। अभिमन्यु उसके सिर को सहलाने लगा। निशा अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसाए रोए जा रही थी। निशा का यूं रोना अभिमन्यु को हर्ट कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उसका सिर सहलाता रहा। निशा का रोना बढ़ता जा रहा था। अब अभिमन्यु की आंखों में भी आंसू आने लगे, जिन्हें उसने रात में बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। दोनों की ही पकड़ एक दूसरे पर कसती जा रही थी। कुछ देर बाद बहुत ज्यादा रोने के कारण निशा को हिचकियां शुरू हो गई। ये देख अभिमन्यु ने उसे झट से खुद से दूर किया और उसे पानी पिलाया। निशा ने उसे एकटक अपने आंसुओं से भरी नजरों से देखते हुए पानी पिया। उसके पानी पीने के बाद अभिमन्यु ने ग्लास टेबल पर रखा। उसने फिर से निशा का चेहरा अपने हथेलियों में भर लिया और अंगूठे से गालों पर आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब बस भी करो, यहाँ पानी की कमी नहीं है जो इतना बहा रही हो। उसकी बात सुन निशा हाथ से उसकी बाह पर मारती है। इससे अभिमन्यु मुस्कुरा उठता है और उसने निशा को सीने से लगाकर कहा, अब बिल्कुल भी नहीं रोना, तुम्हें रोता देखने के लिए नहीं आया मैं। निशा ने बिना कुछ कहे उस पर पकड़ कस दी। अभिमन्यु ने भी उस पर बाहें कस दी। दोनों कुछ देर यूं ही रहे। तभी अचानक निशा के दिमाग में कुछ आया और वो अभिमन्यु से अलग हुई। अभिमन्यु जो कि आंखें बंद किए सुकून में उसे अपनी बाहों के बीच पाकर खुश था, अचानक उसके अलग होने से चौंक गया। उसने उसे देखा तो पाया कि वो घबराई हुई थी। उसने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और बोला, कल रात जो हुआ उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। निशा की आंखों में इतना सुनते ही आंसू आ गए। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब। इसके आगे वो कुछ भी कहती उससे पहले अभिमन्यु ने उसके होठों पर उंगली रख दी और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कहा ना कि बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जाओ, मुंह धोकर आओ और ब्रश करके आओ। नाश्ता ठंडा हो गया है, मैं गर्म कर लाता हूँ। निशा सिर हिला देती है। अभिमन्यु निशा को छोड़ता है तो निशा बाथरूम में चली जाती है। अभिमन्यु भी नाश्ते की प्लेट लेकर नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद अभिमन्यु और निशा बेड पर बैठे थे। अभिमन्यु उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। निशा प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी, जिसका आभास अभिमन्यु को भी था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसे खाना खिलाने के बाद वो उसे मेडिसिन देता है, फिर वो निशा को लिटा देता है। वो उसके बगल में बैठकर उसका सिर सहलाने लगता है। निशा अभी भी उसे एकटक देख रही थी। अभिमन्यु मुस्कुराकर सिर सहलाते हुए बोला, मेरी जान, चेहरे पर कोई फिल्म लगी हुई है जो इस तरह देख रही हो। उसकी बात सुन निशा अपनी नजरें उससे हटा लेती है। अभिमन्यु ने कहा, क्या हुआ था कल रात। उसकी बात सुनकर कल रात का सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी धड़कनें बढ़ गई और चेहरे पर डर और घबराहट के भाव आने लगे। उसने अपने एक हाथ से उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। इसका एहसास पाते ही अभिमन्यु का हाथ उसका सिर सहलाते हुए रुक गया। उसने झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। इस एहसास को महसूस कर निशा के अंदर का डर और उसकी घबराहट निकल गई। जो तूफान था उसके अंदर अब वो शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे गर्म तवे को ठंडक मिल गई हो। उसकी आंखें बंद हो गई। अभिमन्यु ने कुछ देर तक अपने होठ उसके माथे से नहीं हटाए। अभिमन्यु इससे निशा को ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो हमेशा के लिए उसके साथ है। उसने फिर होठ हटाए और उसके माथे से अपना माथा लगाकर कहा, मैं अब तुम्हारे पास हूँ, साथ हूँ। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ क्या हुआ था। निशा अब लंबी सांस लेती है। अभिमन्यु अब उसके माथे से अपना माथा हटा देता है और वो उसके कहने का इंतजार करने लगा। निशा उसे सब कुछ बता देती है। वो भी बता देता है जो अनिल ने गायत्री जी के होते हुए किया था। सब सुनकर अभिमन्यु का मन अनिल को जान से मारने का कर रहा था। उसके चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा झलक रहा था। वही निशा की आंखों में सब बताते हुए एक बार फिर से आंसू आ गए। अभिमन्यु ने उसके आंसुओं को पोंछकर कहा, अब रोने का नहीं, रुलाने का वक्त है। आई प्रॉमिस, जिसने तुम्हें रुलाया है ना, उसे मैं खून के आंसू रुलाने वाला हूँ। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी एब्सेंस में तुम्हें इतना सब झेलना पड़ा। निशा ने ना में सिर हिलाकर कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। अभिमन्यु बिना कुछ कहे उसके गले लग जाता है। वो आग बबूला होकर अपने आप से कह रहा था, अब बच सकते हो तो बच लीजिए अभिमन्यु मित्तल के कहर से चाचा जी।
क्या हश्र करेगा अनिल का अभिमन्यु? अभिमन्यु के कहर से खुद को कैसे बचाएगा अनिल? क्या कोई अनिल के सपोर्ट में आएगा? क्या है दिव्या की चाल? क्या वो अभिमन्यु और निशा की बेइंतहा मोहब्बत को खत्म करने की साजिश कर रही है? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 83। अब बच सकते हो तो बच लीजिए अभिमन्यु मित्तल के कहर से चाचा जी। मन में तमतमाया हुआ अभिमन्यु जैसे ही निशा से दूर हुआ, निशा ने अपना फोन उठाया और उसे अभिमन्यु और दिव्या की वो फोटो की याद आई। उसने कहा, आपसे एक बात पूछूं? अभिमन्यु ने उसका सिर सहलाते हुए सिर हिलाकर पूछने का इशारा किया तो निशा ने पूछा, मैंने आपको इतने फोन किए थे लेकिन आपने उठाए क्यों नहीं? उसकी बात सुन अभिमन्यु ने गंभीरता से कहा, मैं एक पार्टी में गया था, उसके बाद न जाने मेरा फोन कहाँ चला गया, अभी तक नहीं मिला। ऊपर से मेरे साथ साथ कुणाल और शिखा का भी गुम हो गया। फिर जब कल मैंने आरव को नए फोन से फोन किया तब तुम्हारी खबर लगते ही यहाँ आने के लिए निकल गया। निशा ने कहा, आप मुझे होटल के फोन से भी तो फोन कर सकते थे। अभिमन्यु ने कहा, काम का प्रेशर बढ़ गया था और फिर अपनी नाराजगी और ईगो के कारण नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। अपनी नाराजगी के चलते तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट कर दिया मैंने। आई एम रियली रियली सॉरी मिसेस मित्तल। निशा ने उसके गाल को छूकर कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, आगे से ऐसा मत करिएगा। अभिमन्यु ने कहा, आगे से कहीं भी जाना होगा तो तुम्हें साथ ही ले जाऊंगा। उसकी बात पर निशा मुस्कुरा पड़ी। अभिमन्यु ने उसके सिर को सहलाकर कहा, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अभी भी वीकनेस है तुम में। निशा ने सिर हिला दिया। निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में मेडिसिन के कारण एक बार फिर गहरी नींद में चली गई। अभिमन्यु की आंखों में अब बेशुमार गुस्सा था। उसने निशा को अच्छे से कंबल से कवर कर लिया और लाइट्स ऑफ करके नीचे चला गया। आज संडे था जिस कारण सब घर में ही थे। अभिमन्यु गुस्से से सीधा अनिल के कमरे की ओर बढ़ गया। अब तक घर में अनिल की हरकत के बारे में सभी को पता चल चुका था। सभी अभिमन्यु के पीछे अनिल के कमरे में गए। कमरे में अनिल बेड पर बैठा टीवी देख रहा था। जब उसने सभी को अपने कमरे में और अभिमन्यु को इतने गुस्से में पाया तो सब समझ गया। उसने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, अभी तू वापस कब आया? अभिमन्यु ने गुस्से से उसे घूरते हुए अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, कल रात को। अभिमन्यु के शब्दों को सुन कहीं न कहीं अनिल को हल्की हल्की घबराहट होने लगी, लेकिन वो ये किसी को दिखा नहीं रहा था। अभिमन्यु ने फिर से कहा, कल रात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? अनिल अब उसकी बात को सुन डर चुका था। उसने अपने डर को काबू में पाकर कुछ सोच कर कहा, कल रात? क्या हुआ कल रात? अनिल के इस सवाल पर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जिसने सब किया वही पूछ रहा है कि क्या हुआ। उसने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, मिसेस मित्तल और आपके बीच क्या हुआ कल रात, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। अनिल ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह, तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? देखो अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, और माँ आपको भी बता देता हूँ कि वो लड़की इस खानदान की बहू बनने के लायक ही नहीं है। अरे एक नंबर की कैरेक्टरलेस। इससे पहले कि अनिल आगे कुछ भी कहता, अभिमन्यु ने उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया, जिससे अनिल का मुंह एक तरफ हो गया। उसे अपनी नाक से कुछ बहता हुआ एहसास हुआ। उसने वहां छूकर देखा तो पाया खून निकल रहा है। उसने हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखा, क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु ने अनिल का कॉलर पकड़कर कहा, अपनी बीवी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनने वाला चाचा जी। आप शायद अभिमन्यु मित्तल के गुस्से को भूल चुके हैं, पर कोई बात नहीं, याद करवा देता हूँ। अनिल ने डरते हुए कहा, अभी बेटा मैं चाचा हूँ तुम्हारा। अभिमन्यु ने उसे एक थप्पड़ मारकर कहा, ये तब याद नहीं आया चाचा जी जब आपने मेरी बीवी के साथ वो सब किया। अरे आपकी बेटी जैसी है वो, और अब आपको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर उसने उसे एक और मुक्का जड़ दिया। उसका तो दिल चाह रहा था कि वो उसे जान से ही मार दे, लेकिन कमबख्त रिश्ते बीच में आ रहे थे। परिवार के किसी भी मेंबर के बीच में आने की हिम्मत नहीं थी। सब साइड में खड़े थे। अभिमन्यु ने अब चाकू लिया और सीधा उनकी हथेलियों पर गहरे कट्स लगाते हुए कहा, इन्हीं हाथों से आपने उसे छुआ था ना, मेरी बीवी को। वो फिर उसी चाकू से उसकी जख्मी बांह पर जख्म देता है। पहला जख्म भरा नहीं और दूसरा मिल गया। इतना दर्द अनिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अभिमन्यु अब फिर से अनिल को मुक्के जड़ने लगा। अनिल अब बेहोशी की हालत में था। ये देख सुहानी जी ने अनीश जी से कहा, अनीश जी रोकिए अभी को, इस तरह वो अनिल की जान ले लेगा। अनीश जी आगे बढ़कर अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे अभिमन्यु खुद को शांत करता है। तभी बाहर से पुलिस आती है। पुलिस को वहाँ देख सभी हैरान थे। अभिमन्यु ने अब साइड में खड़े होकर इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर ले जाइए इन्हें, इन्होंने मेरी बीवी को हरास करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर हवलदारों को इशारा करते हैं। अनीश जी ने अभिमन्यु से कुछ कहना चाहा तो अभिमन्यु ने उन्हें कुछ भी कहने से रोकते हुए कहा, फिक्र ना करो, ये खबर बाहर नहीं जाएगी। अनीश जी शांत हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अगर ये बात बाहर गई कि मित्तल खानदान की बहू को उसके चाचा ससुर ने छेड़ा है तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी।
पुलिस वाले अनिल को ले जाते हैं और अभिमन्यु को कल थाने आकर निशा का बयान देने को कहते हैं। अभिमन्यु फिर सभी से कहता है, कोई भी इस आदमी की बेल नहीं कराएगा। अगर किसी ने करवाई तो मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। बाकी सभी बाहर हॉल में चले गए। गायत्री जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जैसा भी था अनिल उनका बेटा था। अभिराज जी ने गुस्से से कहा, बस करो गायत्री, जिसके लिए तुम ये आंसू बहा रही हो उसे इन आंसुओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। गायत्री जी ने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु सीधा बाथरूम में गया और शावर चालू करके उसके नीचे खड़ा हो गया। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि फोन उसी पुलिस इंस्पेक्टर का है। उसने शॉवर बंद किया और फोन उठाकर कहा, आज रात उसे जेल में रखो, कल मेरे आदमी ले जाएंगे उसे। पुलिस इंस्पेक्टर, जी साहब, बोलकर फोन कट कर देता है। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, अभी असली सजा तो बाकी है चाचा जी, असली कहर तो बाकी है। अभिमन्यु ने अपने कपड़े बदले और फिर बाहर बेड पर निशा के पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसका फोन बजा। उसने नजर घुमाकर फोन की तरफ देखा तो पाया फोन पर दिव्या का नाम फ्लैश हो रहा है। उसने फोन को साइलेंट कर दिया और फिर से निशा को बाहों में भर दिया। लेकिन फिर से दिव्या का फोन आने लगा। अभिमन्यु को खींच चढ़ गई। उसने आहिस्ता से निशा को छोड़ा और फिर बड़बड़ाते हुए कहा, एक तो चैन से अपनी बीवी को बाहों में थाम भी नहीं सकता। उसने फोन उठाया और बेड से दूर जाकर बुझी हुई आवाज में कहा, बोलो दिव्या, क्या बात है? दूसरी तरफ से दिव्या ने कहा, अरे बिना बात के क्या फोन नहीं कर सकती? नहीं, यू वेरी वेल नो दैट आई डोंट लाइक वेस्टिंग माई टाइम। ओह ऑफ कोर्स, तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम मुंबई आ गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। दिव्या, तुम मेरी बॉस नहीं हो जो मैं तुम्हें रिपोर्ट करूं। गॉट इट? अरे मैं नहीं तो तुम बन जाओ। दिव्या ने कहा, मतलब? अभिमन्यु ने कहा, मतलब जॉब? बेंगलोर वाली बात भूल गए क्या? अभिमन्यु, दिव्या, उसके लिए मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उसके लिए तुम्हें ऑफिशियली इंटरव्यू देना होगा। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बिजनेस के मामले में मैं स्ट्रिक्ट हूँ। दिव्या ने एकदम से कहा, नो प्रॉब्लम, कब आओ इंटरव्यू देने? उसके लिए मैं तुम्हें एचआर का नंबर सेंड कर देता हूँ। वैसे तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? अभी तुमने तो कुणाल से कहा कि सभी को तुम्हारे ये नंबर फॉरवर्ड कर दे। दिव्या ने जवाब दिया। ओह यस, और कुछ कहना है? अभिमन्यु ने पूछा। दिव्या ने कहा, यस, गौरव इज हियर, सो कब आ रहे हो? सून। अभिमन्यु ने कहा, अपनी वाइफ के साथ आना। दिव्या आगे बोली। फिर अभिमन्यु फोन कट कर देता है। वो एक गहरी सांस छोड़कर बोला, एक बार चाचा जी का किस्सा निपट जाए, फिर मिलकर आता हूँ अपने इकलौते यार से। इतना बोल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वो बेड पर लेटकर निशा को बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। अनिल के साथ क्या करने वाला था अभिमन्यु? क्यों उसे जेल से एक ही दिन में रिहा कर रहा है अभिमन्यु? जॉब के बहाने क्या चाल चलने वाली है दिव्या? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 84। एक बारी चाचा को उनके किए की सजा दे दूं, उन्हें सबक सिखाने के बाद फिर मिलकर आता हूँ अपने इकलौते यार से। एक गहरी सांस छोड़कर अभिमन्यु ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। शाम 7 बजे निशा अपने बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी और अभिमन्यु भी पास ही सोफे पर बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। निशा का भी पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसने चिढ़कर अपनी बुक्स बंद कर दी। उसकी हर हरकत पर अभिमन्यु की नजर थी। उसने अपनी नजरें लैपटॉप में ही गड़ाए हुए ही कहा, क्या हुआ? निशा ने थके हुए लहजे में कहा, आई डोंट थिंक मैं ये कर पाऊंगी। अभिमन्यु उसकी बात सुन उसी तरह बिना उसकी तरफ देखे बोला, जानता हूँ कि नहीं कर पाओगी। निशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु ने अब नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो? सच ही तो कह रहा हूँ। अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम नहीं कर पाओगी तो ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगी। उसकी पूरी बात सुन अब उसे उस बात के पीछे की वजह समझ आई। निशा ने उदास होते हुए कहा, इतने दिनों का बैकलॉग है, मैं कैसे कवर करूंगी? इस एग्जाम के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं नहीं ला पा रही हूँ। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनी, गहरी सांस भरकर अपना लैपटॉप बंद किया और फिर उसके पास बैठकर उसके हाथों को थाम कर कहा, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू डू देन डोंट डू इट। और अगर तुम करना चाहती हो तो आई कैन सेंड यू टू दिल्ली। तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगता है वही होगा। वेल, आई नो कि तुम ये कर सकती हो। आई बिलीव इन यू। निशा को उसकी बात सुन काफी अच्छा लगा कि वो उसके बारे में इतनी परवाह करता है। उसने उसे प्यार से देखते हुए कहा, इतना भरोसा तो मुझे भी नहीं है जितना आपको है। अभिमन्यु उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। वो उसके पास खिसका और फिर एक हाथ उसके गाल पर रखकर उसने कहा, वो इसलिए बिकॉज आई लव यू।
इतना कहकर वो उसके माथे को पूरी शिद्दत से चूम लेता है और फिर उससे अलग हो जाता है। निशा आगे बढ़कर उसके गले लग जाती है। अभिमन्यु भी उसे बाहों में भर लेता है और उसका सिर सहलाने लगता है। निशा कुछ देर बाद उससे अलग होकर कहती है, इस बार देख लेती हूँ, एक बार एक्सपीरियंस तो करूँ। अभिमन्यु ने उसके गाल को छूकर कहा, एज यू विश, आई एम ऑलवेज विथ यू। निशा मुस्कुरा दी। तभी उनके कमरे का दरवाजा नॉक होता है तो दोनों थोड़े से दूर हो जाते हैं और अभिमन्यु अंदर आने को कहता है तो आरुषि आती है। आरुषि के हाथ में कुछ किताबें थी। वो आकर निशा से पूछती है, भाभी कैसी तबीयत है अब आपकी? निशा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक हूँ। फिर आरुषि अभिमन्यु से बोली, भाई वो मुझे फिजिक्स का एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो समझा दीजिए प्लीज। अभिमन्यु सिर हिलाकर वापस सोफे पर बैठ जाता है और आरुषि भी पास में सोफे पर बैठ जाती है। अभिमन्यु उसे समझाने लगता है। निशा प्यार से दोनों भाई बहनों को देखने लगती है। वो अभिमन्यु को प्यार से देखते हुए मन ही मन बोली, घर में सभी के सामने इनकी अलग सी छवि है और मेरे सामने अलग। मैंने इनके जैसा कोई नहीं देखा। इतना अंडरस्टैंडिंग कोई कैसे हो सकता है? मिस्टर मित्तल, आपकी तरफ मैं खींची चली जा रही हूँ। निशा, तुझे अब कन्फेस कर देना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। पापा जी और मम्मी जी को भी मैं संभाल लूंगी और मैं जानती हूँ वो समझेंगे मुझे, लेकिन इन सभी से पहले मुझे गोविंद अंकल जी से मिलना होगा। काश उस पार्टी की रात में ठीक होती तो उनकी पार्टी में चली जाती और गोविंद अंकल से मिल लेती। भगवान जी प्लीज अब मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवा दीजिए। उसने आखिरी बात आंखें बंद करके कही। तभी उसका फोन बजा। वो देखती है कि रायमा का नाम फ्लैश हो रहा है। वो आहिस्ता से उठी और फोन लेकर बालकनी में चली गई और वहीं बैठकर कॉल उठाकर कहती है, हेलो। रायमा ने उधर से कहा, हेलो निशा, कैसी है अब तबीयत तुम्हारी? निशा ने जवाब दिया, बेहतर। फिर रायमा ने पूछा, गुड, क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, निशा ने कहा। ये सुनकर रायमा बोली, अच्छा सुन, कल मैं पार्टी में दिव्या से मिली। तो निशा ने तुरंत पूछा, ओह, तो कुछ कहा उसने? कुछ कहा तो नहीं, लेकिन निशा इतना मैं श्योर हूँ कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। रायमा ने कुछ गंभीर होते हुए जवाब दिया। निशा ने कहा, मिस्टर मित्तल आ गए हैं। तो रायमा बोली, क्या तुमने मुझे बताया नहीं? निशा फिर उसे सब कुछ बताती है। सब सुनकर रायमा हैरान रह जाती है। निशा, तुम एक बार मुझे तो बता सकती थी कि वो कमीना चाचा तुम्हारे साथ ये सब हरकतें कर रहा है। यार, वो उस दिव्या के कारण दिमाग में खिचड़ी बनी हुई थी। तो ये बता, पार्टी में क्या क्या हुआ? रायमा फिर उसे सब बताती है। निशा ने सब सुनकर कहा, ये गौरव और पार्थ की क्या इक्वेशन है? इनकी इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, इसे बाद में समझना। पहले तू दिव्या रायचंद को समझ, जो कि सबसे बड़ी मिस्ट्री है। निशा ने हल्के से कहा, कोई ना, उसे भी देख लेंगे। किसे देख लेंगे स्वीटहार्ट? पीछे से निशा को अभिमन्यु की आवाज आई, जिसे सुन वो घबरा गई। उसने रायमा को बाद में फोन करने को कहा और फोन कट कर दिया और फिर अभिमन्यु की तरफ मुड़कर बोली, आपने तो डरा ही दिया। अभिमन्यु ने उसकी बात को नजरअंदाज करके कहा, किसे देख लेंगे? निशा ने उसकी बात को नजरअंदाज करके कमरे में झांकते हुए कहा, आरुषि गई? अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे सवाल का जवाब दोगी तुम? उसकी बात सुन निशा नजर झुकाकर बोली, मैं और रायमा ऐसे ही बात कर रहे थे। अभिमन्यु ने एक नजर उसे गंभीरता से देखा और फिर नॉर्मली कहा, ओके, अब अंदर चलो, ठंड लग सकती है। निशा सिर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ जाती है। निशा बेड पर बैठती है। अभिमन्यु भी सोफे पर बैठकर काम करने ही लगता है कि निशा बोल पड़ती है, मिस्टर मित्तल। अभिमन्यु नजरें उठाकर उसकी तरफ देखता है तो वो हिचकिचाकर कहती है, वो आप क्या उससे इससे आगे कहा ही नहीं जा रहा था? अभिमन्यु ये देख उसे टोकते हुए कहता है, मिसेस मित्तल, बेहिचक होकर कहिए जो भी कहना है। निशा उसकी बातें सुन आंखें बंद करके एक ही सांस में बोल देती है, अगर आपका काम ज्यादा जरूरी ना हो तो क्या प्लीज यहाँ बेड पर मेरे पास बैठ सकते हैं? आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। उसकी बात सुन अभिमन्यु के होठों पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। वो बहुत ही प्यार से निशा को देखने लगा। निशा अभिमन्यु की तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर आहिस्ता से आंखें खोलती है। अभिमन्यु को अपनी तरफ यूं प्यार से देखता पाकर उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो मैं कोई भी जरूरी काम छोड़ सकता हूँ। अभिमन्यु की बात सुन निशा भी मुस्कुरा दी। अभिमन्यु उठकर बेड पर बैठ गया। उसकी बगल में उसने निशा के आसपास अपनी बाहों का घेरा बना लिया, जिससे निशा अब अभिमन्यु की बाहों में कैद थी। अभिमन्यु ने अपना सिर उसके सिर से टिका दिया। अभिमन्यु ने कहा, वैसे आज आपका टाइम स्पेंड करने का मन कैसे कर गया मिसेस मित्तल? निशा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकता? अभिमन्यु ने उसके सिर से अपना सिर हटाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप हमारी मिसेस मित्तल ही है ना? क्योंकि आपके हाव भाव बदले बदले से है। कहीं किसी ने यहाँ उनकी हमशक्ल तो नहीं रखती? निशा ने उसकी बाहों पर हल्के से मारते हुए कहा,
आपसे इज्जत तो हजम ही नहीं होती ना। और वैसे भी अगर यहाँ हमारा कोई हमशक्ल होता तो आप पहचान ना लेते अब तक। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, मोहतरमा आपको तो हम एहसास से ही पहचान जाते हैं, लेकिन जान सकते हैं कि ये चेंज कैसे। निशा ने उसकी बात सुन उससे नजर हटा ली और कुछ नहीं कहा। ये देख अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद करके कहा, ये गलत है। निशा उसे असमंजस से देख रही थी। यूं मेरे सवाल को नजरअंदाज करना गलत है। अब जब मेन बात पर पहुंचे तो आपने नजर हटा ली। ये कहाँ का इंसाफ है मिसेस मित्तल? अच्छा तो आपको जवाब जानना है? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति जता दी और कहा, हाँ जानना है, और वो भी अभी। कल परसों पर मत टाल दीजिएगा, वरना अगर इस बार नाराज हुआ ना तो जल्दी नहीं मानने वाला। वो तो इस बार हालात ऐसे थे, लेकिन अगली बार नहीं। निशा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, हमें अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना था, बस मिल गया जवाब। अभिमन्यु ने उसे वापस अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, आप तो हमसे दूर भागने वालों में से थी, यूं नजदीक आने का क्या कारण है, ये बताइए। निशा ये सुन एकटक उसे देखने लगी। उसने कुछ पलों बाद कहा, मैरिज इज अ टू वे स्ट्रीट, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए। हर बार आप नजदीक आते थे तो इस बार हम आ गए। अभिमन्यु ने हल्के से उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, तो मोहतरमा इस शादी को निभाना चाहती है, यानी कि। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, सोच सकते हैं। अभिमन्यु अब खुलकर मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, चलो पहली सीढ़ी तो चढ़ी, सोचने का तो सोचा, अब जल्दी ही हम दोनों अपनी मंजिल पर होंगे। अभिमन्यु ने निशा के सिर से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और निशा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। क्या आगे निभा पाएंगे अभिमन्यु और निशा अपना रिश्ता? क्या सबक सिखाने वाला है अभिमन्यु अनिल को? क्या होगी दिव्या की चाल? क्या जॉब के बहाने वो कुछ और करने वाली है? क्या कभी एग्जाम्स क्लियर कर पाएगी निशा? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 85। मिसेस मित्तल उठ जाइए, हमें कहीं जरूरी काम से जाना है। अगले दिन सुबह 9 बजे अभिमन्यु ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी घड़ी पहन रहा था और नींद के आगोश में सोई हुई निशा को उठने के लिए कह रहा था। तभी निशा की आंख खुल गई। वो अंगड़ाई लेते हुए उठी और मुस्कुराकर अभिमन्यु को देखने लगी। निशा ने सवालिया नजरों के साथ पूछा, कहाँ जाना है? अभिमन्यु अपनी घड़ी सेट करके उसके पास आया और उसके गाल को छूकर बोला, जरूरी है जाना, अभी सिर्फ इतनी ही बात बता सकता हूँ, रेडी हो जाओ। निशा ज्यादा सवाल ना करते हुए उठती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। नीचे सुहानी जी और गायत्री जी बैठी बातें कर रही थी। अभिमन्यु और निशा को यूं तैयार हुए देखकर सुहानी जी बोली, अभी निशा कहाँ जा रहे हो? और निशा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? गायत्री जी भी उससे उसकी तबीयत का पूछती है तो निशा उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताते हुए कहती है, ठीक हूँ, पहले से बेहतर। फिर अभिमन्यु बोला, माँ दादी, मैं मिसेस मित्तल को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, चाचा जी के खिलाफ बयान दर्ज करवाने। निशा उसकी बात सुन हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। गायत्री जी इस पर कुछ नहीं बोली और ना ही उन्होंने कोई रिएक्शन दिया। सुहानी जी ने सिर हिला दिया। दोनों बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे और चल दिए। अभिमन्यु गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी बगल में बैठी निशा उसे घूर रही थी। उसके इस तरह घूरने का एहसास अभिमन्यु को भी था। उसने सामने देखते हुए ही ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए कहा, क्या हुआ मिसेस मित्तल, अब क्या आंखियों से मारने का इरादा है? निशा ने उसे घूरते हुए कहा, चाचा जी पुलिस स्टेशन में क्यों है? अभिमन्यु उसकी बात सुन उसे एक नजर देखकर फिर से सामने देखते हुए ही बोला, वहां दरअसल बालाजी का प्रसाद मिल रहा था तो वही लेने गए हैं। निशा ने उसे असमंजस से देखते हुए कहा, व्हाट 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 व्हाट? पुलिस स्टेशन में कोई क्यों जाएगा? अपने जुर्म के लिए? तो बस वो भी इसीलिए गए हैं। पर निशा ने हैरानी से कहा। अभिमन्यु ने उसे देखते हुए कहा, पर क्या? लिसन, तुम मेरी बीवी हो और कोई भी अगर मेरी बीवी पर गलत नजर भी डालेगा तो वो शख्स बच नहीं पाएगा। यहाँ तो मेरे खुद के चाचा ने ही तुम्हें 3 बार गलत नजर से देखा और गलत नीयत से छुआ। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही अच्छा हूँ, वरना ये शहर जानता है कि अभिमन्यु मित्तल कौन है। सो डोंट यू ट्राई टू स्टॉप मी डूइंग एनीथिंग, अंडरस्टूड? निशा को उसकी बात अच्छी लगी थी। उसे अच्छा लगा था कि अभिमन्यु उसके लिए किसी के भी खिलाफ जा सकता है। पर फिर उसने परिवार वालों का सोचते हुए कहा, पर घर वाले? अभिमन्यु अब फिर से सामने ही देखते हुए बोला, घर की बहू पर गलत नजर थी उनकी, और वैसे भी अगर किसी को भी मेरे इस कदम से प्रॉब्लम होगी तो उसे द अभिमन्यु मित्तल से भिड़ना होगा, जो कि कोई नहीं चाहेगा। अब निशा ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बात का लहजा अभिमन्यु का सख्त था।
जिससे निशा समझ गई कि आगे अगर उसने कुछ भी कहा तो अभिमन्यु का गुस्सा उसी पर फूट पड़ेगा। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने गाड़ी रोक दी। निशा ने गाड़ी के बाहर देखा कि कुछ लोग पुलिस स्टेशन की जगह खंडर जैसी जगह के पास मौजूद है। निशा ने अभिमन्यु से पूछा, गाड़ी खराब हो गई क्या? अभिमन्यु बिना उसका जवाब दिए नीचे उतर गया और बाहर आकर निशा की साइड का दरवाजा खोलकर उसकी बेल्ट निकालकर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। निशा के मन में काफी सवाल थे। उसने उससे पूछा, मिस्टर मित्तल, हम तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे ना? अभिमन्यु ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, शांत हो जाओ, अभी सब पता चल जाएगा तुम्हें। निशा ने इस पर मुंह बना लिया। अभिमन्यु ने उसके होठों से उंगली हटा दी, फिर उसका हाथ कसकर थामकर उसे खंडर जैसी जगह के अंदर ले गया। अंदर से वो एक बंगला टाइप था। बाहर से गंदी होने के बावजूद भी वो जगह अंदर से पूरी तरह साफ थी। वहाँ 8 से 10 हट्टे कट्टे आदमी मौजूद थे, जिन्होंने अभिमन्यु और निशा के आते ही सिर झुका लिया। अभिमन्यु ने निशा को वहाँ एक सोफे पर बिठाया और फिर अपने एक आदमी से कहा, लेकर आओ उसे। वो आदमी सिर्फ सर हिलाकर एक कमरे में जाता है। निशा आसपास नजरें घुमाकर देखने लगी। पूरा इंटीरियर ब्लैक में था, जो कि और ज्यादा डरावनी वाइब्स दे रहा था। निशा को वहाँ का माहौल देखकर डर लग रहा था। उसने जब सामने देखा तो पाया कि जिस आदमी को अभी अभिमन्यु ने किसी को लेकर आने को कहा था, वो आदमी अपने साथ अनिल को घसीटते हुए ले आ रहा था। अनिल का पूरा मुंह सुजा हुआ था। उसे यूं देखकर निशा हैरान परेशान थी। वो अभिमन्यु की तरफ सवालिया नजरों से और नासमझी से देखने लगी। अभिमन्यु ने अब निशा से कहा, कानून के मुजरिम से पहले ये तुम्हारा मुजरिम है, इसलिए इससे पहले कि इसे सजा कानून दे, मैं चाहता हूँ कि तुम दो। इसका तुम्हें जो करना है वो करो। निशा ने ना में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे। अभिमन्यु ये देख उसके पास घुटनों पर बैठ गया और बोला, मेरी जान, डरो मत, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये मेरा चाचा है, लेकिन मेरी बीवी का मुजरिम भी है और तुम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर वो अपने होठ उसके कान के पास लेकर जाता है, और तुम्हारे अंदर मुझे लेकर जितना भी गुस्सा है सब इस पर निकाल दो। क्या पता इसी बहाने जो दूरियां हैं हम दोनों के बीच, उनमें कुछ घाटा हो जाए। निशा उसे हैरानी से देखने लगी कि उसे ऐसे वक्त में ऐसी बातें सूझ रही है। अभिमन्यु ने अनिल की ओर इशारा कर दिया। निशा ने गहरी सांस ली और उठ गई। वो अनिल की तरफ बढ़ी। अनिल सिर झुकाकर जमीन पर बैठा हुआ था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत मारा गया है। अनिल पहले जेल में ही था, लेकिन अभिमन्यु ने सुबह ही शिकायत वापस ले ली और उसे यहाँ रखवा दिया और उसे अपने आदमियों के जरिए खूब पिटवाया। निशा हल्के से झुकी और उसे एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। निशा के थप्पड़ की गूंज उस पूरे बंगले में उठी थी, जिसे सुन अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। निशा ने उसे 5 से 6 थप्पड़ मारे और फिर रुककर वापस अभिमन्यु के पास आ गई। अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अभिमन्यु उसे गाड़ी की चाबी पकड़ा देता है। निशा एक नजर उसे देखती है और फिर चली जाती है। अभिमन्यु उसे जाते हुए देख उसकी पीठ को एकटक देखता रहता है। जब निशा उसकी नजरों से ओझल हो गई तो अभिमन्यु ने अपने कमीज की स्लीव्स को कोनी तक मोड़ लिया। वो अनिल के सामने आया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा। उसने उसके बाल पकड़कर उसकी गर्दन को पीछे की ओर खींच लिया। अनिल को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाया, क्योंकि जब भी वो कुछ भी कहने की कोशिश करता तो उसके जबड़े में बहुत दर्द हो उठता। अभिमन्यु ने बालों को कसकर पकड़कर कहा, गलत लड़की पर नजर डाल दिया आपने चाचा जी। इतना कहकर वो खड़ा हुआ। उसने अपना पैर सीधा उसके उस पैर पर दे मारा जिस पर प्लास्टर किया हुआ था, लेकिन अब वो प्लास्टर उतार दिया गया था। वो दर्द अनिल के बर्दाश्त से बाहर था। अभिमन्यु ने 4 से 5 बार उसके इस पैर पर अपना पैर मारा। अभिमन्यु ने अब वहां से अपना पैर हटाया और अपने एक आदमी के आगे हाथ किया तो उसने उसके हाथ में एक गन रख दी और साथ ही में साइलेंसर भी। अभिमन्यु ने वो साइलेंसर गन के मुंह पर लगाया और फिर सीधा अनिल के उस पैर पर शूट किया और फिर उसके दोनों हाथों पर। वो वही बेहोश हो गया। अभिमन्यु ने गन अपने उसी आदमी को वापस कर दी और फिर कहा, मरना नहीं चाहिए ये, आखिरकार चाचा जी है मेरे, इन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ? ठीक है, ध्यान रखना। उस आदमी ने सिर हिला दिया। अभिमन्यु वहां से बाहर की ओर चला गया। बाहर आकर वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी चला दी। निशा एकटक उसे देख रही थी। जब अभिमन्यु ने अनिल के हाथ को शूट किया था तब खून के कुछ छींटे उसके ब्लू जीन्स के घुटने के पास पड़े थे, जिन्हें उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन निशा ने वो देख लिया। क्या अनिल का इतना बुरा हश्र करने के बाद चैन की सांस लेगा अभिमन्यु, या वो अभी भी अनिल के साथ कुछ और बुरा करने वाला है? क्या परवान चढ़ेगा निशा और अभी के प्यार का, या इस रिश्ते में होने वाली है कुछ और नई तकरार? जानने के लिए अभी सुनिए अभिमन्यु और निशा की कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।